इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमारे पास बनेंगी उसका शेप किस तरीके का होगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सो यहाँ आप देखिए कि हमने जो अभी तक पढ़ रखा है कि यदि आपके पास एक दो सोर्सेज हैं, जैसे one is at S1 and another is at point S2, right? So I'm doing it again and again because without picture it is difficult for you to imagine. So यहाँ से एक लाइट वेव है यहाँ जा रही है और एक वेव जो है वो यहाँ जा रही है, यहाँ से P पॉइंट तक पहुँच रही है और ये वहाँ रहा आपका पास पॉइंट P और ये हो गया S1P। सो ये यहाँ से वेव जो है वो इस तरीके से जाएगी, ओके, और S2 से भी वेव इस तरीके से जाएगी। अब इन दोनों के बीच के रास्ते का डिफरेंस है, तो हम यहाँ ये समझना चाहते हैं। और ये जो रहा ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है और ये दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है, ओके। सो सवाल ये है कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी, ज़्यादा लाइट दिखेगी यदि जो बड़ा वाला रास्ता है S2P और S1P का जो डिफरेंस है कोई n टाइम लैम्डा आए, ये वेवलेंथ की टर्म में है, और या हम ये कहें कि S2P माइनस S1P या n टाइम लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दीजिए, वो भी वही बात है। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या आप ऐसा दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स अंधेरा, राइट, कम लाइट, तो ये इसको हम लिख दें n में आप आधा जोड़ दीजिए और ये कंडीशन हो जाए। और यदि आपने इसको फेज डिफरेंस की टर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा S2P माइनस S1P, ये होना चाहिए n प्लस 1/2, लैम्डा को आप 2 पाई से रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। यदि हम ध्यान दें इसके ऊपर तो जो n है वो एक कांस्टेंट है, इट्स अ नंबर, and wavelength of the wave, if the monochromatic source of light, if you are using monochromatic source of light, then n lambda is constant. Now here n plus 1/2 into lambda is also constant, right? So so if this part is constant, if I will say that S2P minus S1P is some constant, what will happen then? तो जो हमारा पैटर्न बनेगा, see here carefully, the locus of the point P lying in the xy plane such that S2P minus S1P is a constant. यदि ये constant आता है तो हमारी फ्रिंजेस का पैटर्न क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली हाइपरबोला इन नेचर होगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये फिगर नंबर आपकी 1 होगी, इस तरीके का पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे। बट यदि डिस्टेंस D इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फ्रिंज विड्थ, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फ्रिंज विड्थ है ये 1 मिलीमीटर की रेंज की है और यहाँ जो फ्रिंज विड्थ है वो 5 मिलीमीटर की रेंज की है। अब यदि फ्रिंज विड्थ घट जाती है तो D इस केस में क्या हो जाएगा, D इज वेरी मच ग्रेटर देन बीटा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी जो फ्रिंजेस हैं वो स्ट्रेट लाइन की बनेंगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी अबाउट द फ्रिंज विड्थ पैटर्न, राइट। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, एक चीज़ हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इमेज हम आपके साथ शेयर करते हैं और इमेज शेयर करने के बाद हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यदि आप अपने सोर्स को रिप्लेस कर देते हो, यदि आप अपने सोर्स को यहाँ से जैसे इस पॉइंट से आप शिफ्ट कर देते हो टू सम अनदर पॉइंट, सो वी विल डिस्कस दिस इशू नाउ, ओके, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। यदि आप सोर्स की जो पोजीशन है वो देखिए, आप इस तरीके से इस टाइम जो आपका अब जो आएगा डायग्राम नंबर 1 है, यू कैन सी हियर दैट दिस इज द फर्स्ट डायग्राम एंड यू कैन टेक इट एज ए सेकेंड डायग्राम फॉर यू। सो यदि मान लीजिए कि आपका जो सोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, इस पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, तो आपका जो सेंट्रल फ्रिंज है वो यहाँ वो ब्राइट बनता है और इट इज़ एट द लोकेशन O। बट ऐसा भी संभव है कि आप अपने सोर्स को रखने के लिए, सोर्स की पोजीशन को डिस्प्लेस करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। तो यदि इस केस में आप क्या करते हैं कि यदि आप सोर्स की पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं, इफ़ यू विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ सोर्स
तो उससे जो रे ऑफ लाइट जाएगी देन विल सी द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, वो कहाँ जैसे होगा। सो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि यदि मान लो कि वो सेंटर में नहीं रहता है, सोर्स जो सेंटर में नहीं रहता उसको आप डिस्प्लेस करते हैं बाई सर्टेन एंगल फाई, इस एंगल से आप उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, और then this angle will also be equal to phi, and this is the position of now new central maxima। ये उसका जो पोजीशन रहेगा, इसको हम थोड़ा टेक्स्ट आपके साथ पढ़ते हैं और आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये एनसीईआरटी की बुक का टेक्स्ट है, आप उस बुक को उठाएं और वहाँ से ही पढ़ें। इन द डबल slit experiment as shown in figure number this 10.12b, we have taken the source hole S on the perpendicular bisector of the two slits and which are shown by the line SO। ये शुरू में हमने इसको ऐसे लिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं SO, this line, about this line we are talking about। What happens if the source S is slightly away from the perpendicular bisector? यदि मान लो कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, then consider that source is moved to the some new position S prime। So this is the position he is talking about, to the new position S prime, and suppose that Q is the midpoint of S1 and S2। Suppose that this is the midpoint Q S1 and S2, and if the angle S prime QS is phi, that is what this angle is talking about, S prime QS, so this angle is phi he is talking about, so then the central bright fringe occurs at an angle of minus phi। So this is the location of central bright fringe at point O prime। So on the other side ये उतनी ही नीचे खिसक जाएगी, right? So if the source S is on the perpendicular bisector, यदि आपका source इस point के ऊपर होता है तो जो central fringe है वो O point के ऊपर होगी, right? So then central fringe occur at O, it's also on the perpendicular bisector। So if S is shifted by an angle phi to point S prime, then the central fringe appears to be at prime O, at point O prime at an angle minus phi। So this is very important, which means that it is shifted by an angle, the same angle on the other side of the bisector। So this also means that the source S prime, the midpoint Q, and the O prime of the central fringe will remain in the straight line। That is very essential statement। Okay, ये जो S prime or just the center of both the sources S1 and S2 and the position of the bright fringe, central bright fringe, will remain in the straight line as it was earlier। यहाँ भी आप देखिए S, Q, O, but in three of these were in the straight line, and in this case also it happens the same। So this is all about this video. If you have any question, you can write in the comment box. Thank you.